हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने पिछली वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया, आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए और एक कमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहा था, भैया जल्दी जल्दी पूरी एसएसटी करा दो। तो लो भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर के आया है एसएसटी का एक और नया चैप्टर। कौन सा? बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। और आज का लेक्चर 3 या 4 घंटे का नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर अपन पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी का एक एक सवाल करा दूंगा, तुझे याद करा दूंगा भाई। स्कूल में तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और लेक्चर में बहुत मजा आएगा। आज तो एसएसटी को फील करेगा भाई, पूरी बिजनेसमैन वाली फीलिंग आएगी तुझे। तो चल भाई, शुरू करते हैं एक और चैप्टर और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले समझते हैं क्या होती है भैया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। मान ले भाई, तेरे घर पर आ गए कोई रिश्तेदार और तुझे जाते जाते 500 की एक नोट पकड़ा गए। अब तू तो खुश, मिल गया 500 रुपए। अब तू क्या करेगा? 500 रुपए लेकर के आएगा मार्केट में। अब तू सोचेगा 500 रुपए हैं, क्या किया जाए? एक काम करते हैं, नए जूते ले लेते हैं, थोड़ा सा रोला बन जाएगा। वरना छोड़ यार जूते, पिज्जा खा लेते हैं, मजा आएगा। फिर तू सोचेगा छोड़ यार पिज्जा वीजा, चल के मस्त मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हो मूवी देखेंगे। फिर तू सोचेगा यार रील्स भी तो चलानी है, गेम भी तो खेलना है मोबाइल में, एक काम करता मोबाइल में रिचार्ज करा लेता हूं। लेकिन समस्या ये है भाई, तेरे पास रुपए तो 500 ही हैं। तो अगर तू एक चीज कोई सी भी लेगा तो बाकी की सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर तू खाएगा पिज्जा तो बाकी कितनी चीज छोड़नी पड़ेंगी। अगर तूने देखी मूवी तो बाकी तीसरी चीज छूट जाएगी। इसी तरीके से मान ले, अगर तेरे मम्मी पापा गए किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, अब तुम पड़ गए उनके पीछे, पापा पापा मुझे मूवी देखनी है। लेकिन भाई पापा के पास तो कम पैसे हैं ना। मान ले पापा के पास है 2000 रुपए। अब पापा तो सोचेंगे ना यार 2000 रुपए हैं, इसके स्कूल की फीस भरनी है, दूध वाले को पैसे देने हैं, बिजली का बिल जमा करना है। तो पापा सोचेंगे ना यार क्या जरूरी है, क्या किया जाए और क्या छोड़ा जाए। ऐसे ही हमारे देश की गवर्नमेंट भी, उसके पास भी तो लिमिटेड पैसे हैं। वो भी सोचती है कि पहले स्कूल बनाए जाएं, कि पहले रोड्स बनाई जाएं, कि पहले हॉस्पिटल बनाई जाएं, या पहले अपनी खुद की जेब भरी जाए। समझ आ रहा है? नेता लोग करते हैं ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी सोचती है क्या किया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो क्या किया जाए, क्या छोड़ा जाए, किसे चुनना है, किसे छोड़ना है, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है, हमें सिखाती है कि किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। एक सिंगल लाइन में अगर मैं समझाऊं तो इकोनॉमिक्स ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से भैया? ओइकस एंड नेमिन। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। और दोनों को मिला दूं तो बन जाता है इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बोले तो घर को मैनेज करना। अब यार घर तो हर कोई मैनेज कर रहा है, आपकी मम्मी भी मैनेज कर रही है, आपके पापा भी मैनेज कर रहे हैं। तो हाँ भैया, आपकी मम्मी को भी आती है इकोनॉमिक्स, आपके पापा को भी आती है इकोनॉमिक्स, और बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स आती है क्योंकि वो घर परिवार चलाना जानते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें भी तो मैनेज करना पड़ता है, बड़ा बिजनेस मैनेज करना पड़ता है, क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, कैसे पैसे बचाने हैं। ऐसे ही सरकार को भी सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो इकोनॉमिक्स को एक सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, यानी कि आप लोग, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट मेक चॉइसेस कि क्या चुनना है, टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब तुम्हें अभी डेफिनेशन थोड़ी सी कम समझ आई होगी। क्यों? क्योंकि 2 नए वर्ड्स आ गए, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। अब ये क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स को क्लियर करेंगे, फिर वापस आऊंगा इसी डेफिनेशन पे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होती है नीड एंड वांट। तो नीड क्या होती है भैया? हर वो चीज जो हमारी अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है, यानी जिसके बिना हमारी जिंदगी अच्छी नहीं कटेगी। जैसे कि खाना, फूड। अरे यार खाना नहीं मिलेगा तो खाने के बिना क्या जियोगे, क्या जिंदगी। हेल्थ, जब बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल में ही तो जाओगे। तो अच्छी हेल्थ हर किसी की अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है, ये बेसिक नीड है हमारी। एजुकेशन, अरे अब कई बच्चे बोलेंगे भैया एजुकेशन की क्या जरूरत है, बिना पढ़े लिखे भी तो जिंदा रह सकते हैं। अरे गधो, एजुकेशन बहुत जरूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो हर वो चीज जो हमारी जरूरत है हमारी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए, वो क्या कहलाता है? नीड कहलाता है। क्या कहलाता है? नीड कहलाता है। अब समझते हैं वांट्स क्या होता है। वांट्स मतलब बच्चे हमारी इच्छाएं। जैसे हम सोचते हैं ना यार काश मुझे सुपरमैन की पावर मिल जाती, मजा आ जाता, काश यार डोरेमोन की पॉकेट मिल जाती। तो ये क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। मतलब
जिसके बिना जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन इंसान चाहता है कि यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे कई बच्चे सोचते हैं ना, यार ये BMW मिल जाती तो मजा आ जाता, यार काश इतना बड़ा घर मेरा होता तो मजा आ जाता। तो वो हर एक चीजें जो इंसान की इच्छाएं हैं, जो ना भी हो तो वो जी सकता है, लेकिन उसके मन में है। इंसान जमीन पर रहता है, धरती पर रहता है, अपनी धरती को बर्बाद करके चांद पे घर बसाने के सपने देखता है। तो ये क्या है, उसकी इच्छाएं हैं। तो अभी तुझे क्या समझ आया, नीड और वांट्स। अब इच्छाओं का क्या है, कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अगर आज तुझे मिल जाए साइकिल तो तू बाइक की सोचेगा, बाइक मिल जाए तो तू गाड़ी की सोचेगा, गाड़ी मिल जाए तो तू हवाई जहाज की सोचेगा। तो जो वांट्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो क्या है, अनलिमिटेड होती हैं। और जो ये इच्छाएं होती है ना, ये समय के साथ बदलती रहती हैं। अभी तो छोटा है, अभी तुझे 100 रुपए मिल जाए तो खुश हो जाएगा, अरे वाह 100 रुपए मिल गए। लेकिन जब तू बड़ा होगा, आज तू साइकिल मांगता है, बड़ा होगा तू बाइक मांगेगा, और बड़ा होगा तो गाड़ी मांगेगा, इससे बड़ा होगा तो बंगला मांगेगा। तो मेरे भाई, जैसे जैसे समय बदलेगा, तेरी एज बड़ी होगी, तेरी इच्छाएं भी चेंज होती जाएंगी, नहीं तेरी वांट्स भी चेंज होती जाएंगी। तो एक पॉइंट याद रखियो मुन्ना, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है भैया, कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हें जितना मिलता जाएगा तुम्हें उतना ही कम लगेगा। और जो हमारी वांट्स हैं वो समय के साथ क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो अभी तुझे क्या समझ आया कि नीड क्या होता है और वांट्स क्या होता है। अब चल दूसरा टर्म समझते हैं भैया, रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स वो हर एक चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, वो कहलाता है रिसोर्स। जैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, पानी की रिसोर्स है। भूख लगी है, खाना खाऊंगा तो पानी की रिसोर्स है। अरे भैया खाना खाऊंगा, अनाज उगेगा कहां पे, जमीन पे, तो जमीन एक रिसोर्स है। अब मान ले तू समुंदर में है, बीच समुंदर में अकेला नाव पे बैठा, अब तुझे लगी है प्यास, अब तुझे पीना है पानी, लेकिन पीने का पानी है ही नहीं। अब समंदर में तो चारों तरफ पानी है, क्या तू समंदर का खारा पानी पी सकता है, नहीं पी सकता। तो समंदर का खारा पानी तेरे किसी काम का नहीं उस वक्त, तो हम उस पानी को बोलेंगे ये हमारा रिसोर्स नहीं है। मतलब रिसोर्स सिर्फ वो कहलाता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, और रिसोर्स हमेशा लिमिट में होता है। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। जो हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करे, वही कहलाता है रिसोर्स। और रिसोर्स की खास बात क्या होती है, रिसोर्स हमेशा लिमिट में होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। जैसे पानी लिमिट में है, जमीन लिमिट में है, खाना लिमिट में है। अब रिसोर्स वैसे तो होते कई टाइप के हैं, पर तुम्हारे लेवल पर अभी के लिए सिर्फ 2 कैटेगरी पढ़ो। कौन सा, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं भैया, वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि पेड़, पानी, मिनरल, सनलाइट, ये सब हमें नेचर, धरती माता खुद देती हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। अब अगला आता है मैन मेड रिसोर्स। कौन कौन से, जैसे सड़कें हमने खुद बनाई, बिल्डिंग्स अपन खुद बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, फर्नीचर, ये सब इंसान खुद बनाता है। तो जिसे इंसान ने खुद बनाया है, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, मेन मेड रिसोर्स। तो मैंने याद कर इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन बताई थी, वहां पे 2 वर्ड्स आए थे, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। चल अब उसे समझते हैं, असली डिफिनेशन थी क्या। हाँ आ गया भाई। चल अब एक बार फिर से ध्यान से देख, इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्या थी मेरे लाल। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, यानी कि तू, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस, कैसे चुनते हैं टू यूज लिमिटेड रिसोर्स। मतलब लिमिटेड रिसोर्स है ना भाई, देख तेरे पास पैसे कम थे ना, तभी तो तू या तो पिज्जा खाएगा या तो समोसे खाएगा तो बर्गर, तुझे चुनना है। तो लिमिटेड रिसोर्स में कैसे चुना जाए, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। बोले तो अपने पास पैसा भी कम है और उसी में मुझे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। तो यही चीजें हमें सिखाती है क्या, इकोनॉमिक्स की, ये सब मैनेज करना है कैसे। ठीक है, तो अब तुझे इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन पता चल चुकी है। अब बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा और आगे। मान ले भाई तेरे पास है 20 रुपए, और ये 20 रुपए लेकर के तू सुबह नहीं, लंच के टाइम पे तू पहुंचा अपनी कैंटीन में। अब तूने कैंटीन में देखा भाई साहब, ये पड़े समोसे, ये पड़ा बर्गर, इधर पड़े ब्रेड पकौड़े, ये पड़े कोल्ड ड्रिंक। अब तेरी तो जीभ लपलपा रही है, तू सोच रहा है मिल जाए तो सारा खा लूं। लेकिन समस्या ये है, तेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए। अब 20 रुपए में तो कोई एक ही चीज आएगी। अगर तूने खाया समोसा तो ये छोड़ना पड़ेगा या बर्गर, अगर तूने खाया बर्गर तो छोड़ना पड़ेगा समोसा और कोल्ड ड्रिंक। तो किसे खाया जाए, किसे छोड़ा जाए, ये एक बड़ी समस्या है। तो जो चीज तू खा लेगा दूसरी चीज छोड़ देगा। तो जिस चीज को हम छोड़ देते हैं उस चीज को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखो, पेपर में आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक चीज में चुनूंगा
बाकी चीजों को छोड़ूंगा। तो जिस चीज को छोड़ देता हूं उसकी वैल्यू कहलाती है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसे थोड़ा सा ऐसे समझ, अपनी जो इच्छाएं हैं वो तो है भैया अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स है अपनी, बट रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। जब इच्छाएं अनलिमिटेड हो, रिसोर्स लिमिटेड हो, तो उसकी वजह से पैदा होती है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी बोले तो कमी। अब जब क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, थोड़ी सी कमी है, तो अपने को करना क्या पड़ेगा? भाई सब तो ले नहीं सकते, कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। तो हमें चुनना पड़ेगा, और जब एक चीज चुनूंगा कोई दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी। तो जो चीज मैं छोड़ूंगा वही क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोल क्या कहलाती है भैया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये डिसाइड कौन करता है कि क्या चुनना है और क्या छोड़ना है? तो भाई देखो, तुम्हारे घर में कौन डिसाइड करता है? मम्मी पापा। तुम डिसाइड करते हो ना कि यार समोसा खाऊं बर्गर खाऊं, समोसा खाऊं बर्गर, छोड़ कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं। तूने डिसाइड किया। तो ऐसे ही कोई इंडिविजुअल ये डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या चुनना है, क्या छोड़ना है। अब बड़े बड़े बिजनेसेस में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन डिसीजन लेंगे ना कि भैया मोबाइल बनानी है कि गाड़ी बनानी है कि साइकिल बनानी है, जिसमें ज्यादा फायदा वो बना लेंगे। अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सड़क बनाए कि रोड बनाए कि हॉस्पिटल बनाए कि अपना घर बनाए, अपने बबुआ के लिए घर बना देंगे। वो समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये तीनों लोग डिसीजन ले सकते हैं, और हम हर रोज ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि आपके मम्मी पापा बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। उनका भी मन करता है मूवी देखने का, पैसे खर्च करने का, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि मानते हैं यार बच्चे को पढ़ा लेते हैं, बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो वो तेरे लिए अपने सपनों को तोड़ देते हैं। यानी वो रोज ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं। तो अब समझते हैं आगे। तो अभी तुझे क्या समझ आया? ये सारे डिसीजंस ले कौन सकता है कि क्या चुनना है, क्या छोड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सरकार हो, उन सबको इकोनॉमिक्स के इन 3 बेसिक सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। एक एक करके समझाता हूं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना। मान ले भैया ये किसान है, इसके पास लिमिटेड जमीन है। अब ये सोचेगा ना, अगर मैं गेहूं की फसल उगाऊंगा तो कम पानी लगेगा, मुनाफा ज्यादा होगा। क्या मैं गन्ने की फसल उगा दूं, ज्यादा फायदा होगा, या मैं दाल की फसल उगा दूं। तो इसे सोचना पड़ेगा कि किस चीज में मेरा ज्यादा मुनाफा है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा आ जाए। तो इसे सोचना पड़ेगा कि मुझे उगाना क्या है, प्रोड्यूस क्या करना है। ऐसे बिजनेसमैन सोचेगा यार मैं 10,000 का मोबाइल बनाऊं या 1,000 का मोबाइल बनाऊं या 1,00,000 का मोबाइल बनाऊं। तो बिजनेसमैन सोचेगा कि उसे प्रोड्यूस करना क्या है। अगला है हाउ टू प्रोड्यूस, ये थोड़ी है। अगला है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। भाई देख, अब अगर कोई कंपनी है जो बच्चों के खिलौने बनाती है, सॉरी मैंने तो आंसर ही दे दिया। अब कोई कंपनी है, उसे पता होना चाहिए ना कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो बना किसके लिए रहा हूं। मैं बच्चों के लिए बना रहा हूं, बड़ों के लिए बना रहा हूं, फीमेल के लिए बना रहा हूं कि मेल के लिए बना रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस क्या करना है। दूसरी चीज पता होना चाहिए कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तभी तो भैया उसकी मार्केटिंग करेंगे, तभी तो उस सामान को बेच पाएंगे। और सबसे लास्ट, आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोडक्शन करना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो जब भी किसी चीज को प्रोड्यूस करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी इसकी बड़ी बड़ी मशीनों की, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी भैया, जमीन की जरूरत पड़ेगी किसकी, टेक्नोलॉजी की। तो चलो अब समझते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगला क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। अब तुझे भाई यहां पर ऐसे सोचना है कि तू एक बिजनेसमैन है, मान ले तू एक बिजनेसमैन है। अब तुझे क्या करना है, अपनी एक नई चिप्स की फैक्ट्री डालनी है। अब तू चिप्स की फैक्ट्री डालेगा, तो भाई चिप्स की फैक्ट्री डालेगा, चिप्स बेचेगा, पैसे कमाने के लिए करेगा ना। तो कैसे फैक्ट्री डाल देगा, नहीं, अब तू करेगा मार्केट में निकलेगा। अब तू मार्केट में एनालिसिस करेगा कि मार्केट में कितने सारे चिप्स हैं और जो सारे चिप्स हैं वो कितने में बेच रहे हैं। सारे चिप्स लगभग 10 रुपए में बिक रहे हैं। अब तू सोचेगा कि मैं जब अपना चिप्स लाऊंगा ना तो सस्ता लाऊंगा, मैं 9 रुपए का बेचूंगा। अब तू देखेगा सारे चिप्स की क्वालिटी क्या है, अच्छा ऐसी क्वालिटी, मैं उससे अच्छी क्वालिटी दूंगा। क्योंकि जब तू लोगों से सस्ता माल देगा और अच्छा माल देगा तो ही तेरा सामान बिकेगा और तो ही तू नोट छापेगा। लेकिन अब ये सब पॉसिबल कैसे होगा, पॉसिबल होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। यानी वो कौन कौन सी चीजें जो हमारे प्रोडक्शन को फैक्टर करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहला क्या है भैया, लैंड। लैंड बोले तो जमीन। अब तुझे फैक्ट्री लगानी है उसके लिए जमीन तो लेना पड़ेगा ना। अब तू क्या करेगा,
दिल्ली में जाके जमीन लेगा? अरे यार करोड़ों में जमीन आएगी। अब तू अपने चिप्स का दाम कितना 10,000 रखेगा क्या? लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो अगर तू जमीन इतनी महंगी खरीदेगा तो ऑलरेडी बहुत खर्चा हो जाएगा। अब खर्चे को रिकवर करने के लिए तुझे अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। दाम बढ़ाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जमीन लेंगे थोड़ा सा आउट एरिया में, किसी गांव दराज के इलाके में जहां पर थोड़ी सी सस्ती जमीन मिल जाए। दूसरा, लेबर। भैया लेबर बहुत जरूरी है, और खास करके स्किल्ड लेबर। ये नहीं करना है कि 100 लेबर कहीं से भर के लाए, नहीं, 100 की जगह पे 10 लेबर हो, 10 वर्कर हो, बट वो पढ़े लिखे हो और स्किल्ड हो, तो वो 100 के बराबर का काम करके दे सकते हैं। तीसरा है कैपिटल। अरे बाबू भैया, जमीन खरीदोगे, वर्कर रखोगे, उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। बोले तो पैसा, बिना इसके तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर पैसे ज्यादा होंगे तो ही आगे काम होगा, कम पड़ गए तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। सबसे लास्ट है भैया टेक्नोलॉजी। अब तुम्हें चिप्स की फैक्ट्री लगानी है तो क्या लोगों को बोलोगे हाथ से आलू छीलो, हाथ से आलू काटो? नहीं, बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी। तुम्हें टेक्नोलॉजी के साथ आगे, समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। अगर जमीन महंगी होगी तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, लेबर महंगी होगी तो हमारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, पैसा नहीं होगा तो भी प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो प्रोडक्शन बड़ा धीरे धीरे चलेगा। और इससे फर्क पड़ेगा किससे? हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट के प्राइस पर और क्वालिटी के ऊपर। और अगर प्राइस बढ़ गया तो कोई खरीदेगा नहीं, क्वालिटी गिर गई तो भी कोई नहीं खरीदेगा। बोल समझ आया? तो चल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगला टॉपिक क्या है कि हम जो ये प्रोडक्शन करते हैं, हम जो चीजें बनाते हैं, असल में बनाते क्या हैं, प्रोडक्शन करते क्यों हैं, प्रोडक्शन करके बनेगा क्या? तो भैया जो हम प्रोडक्शन करेंगे ना, उससे बनती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये समझते हैं। गुड्स किसे बोलते हैं भैया? हर वो चीज जिसे तुम टच कर सकते हो, हर वो चीज जिसे तुम टच कर सकते हो, जैसे कि ये किताब, ये मोबाइल, ये कार, ये चेयर, ये मिल्क, हर वो चीज जिसे तुम टच कर सकते हो, उसे कंपनी में जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगली चीज है सर्विस। सर्विस वो चीज है जिसे तुम टच नहीं कर सकते। जैसे कि एक टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो असल में वो तुम्हें सर्विस दे रहा है। एक डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा तो तुम्हें कुछ बेच नहीं रहा है, तुम्हें एक सर्विस दे रहा है जिसको तुम उसे पैसे दे करके जाते हो। ऐसे ही बैंक हो गया, सैलून हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब तुम्हें क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विस। जैसे कि जियो के बारे में सबको पता है, रिलायंस जियो जो कंपनी है वो क्या चलाती है? एक सिम कार्ड उनका आता है ना जियो का, तो वो क्या करते हैं? तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, तुम उन्हें पैसे देते हो, वो तुम्हें नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो असल में कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, वो कोई सब्जी भाजी थोड़ी बेच रहे हैं यार, वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं, किन चीजों को करते हैं? प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स क्या होती हैं? वो चीजें जिन्हें टच किया जा सकता है। सर्विस क्या होती है? जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है, जैसे कि टीचर है, डॉक्टर है, बैंक है, सैलून है, इंटरनेट वगैरह। समझ आ गया गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? चल भैया अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए? तो देख भाई, हर कंट्री, हर देश इसका डिसीजन अपने हिसाब से लेता है। अब जो देश के अंदर डिसीजन लिया जाता है उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं भैया? इकोनॉमिक सिस्टम। हर देश इसका डिसीजन अपने तरीके से लेगा और इसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा है मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा क्या है भैया? बोल, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। चल अब पढ़ते हैं प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। देख यार, प्लान्ड इकोनॉमी बहुत आसान है। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ यहाँ पे होता है, सारी पावर, सारे डिसीजन, सब कुछ कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए बनाना है, इसका प्राइस क्या होगा, वो हर एक चीज इसके अंदर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब समझते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। देख भाई, प्लान्ड इकोनॉमी का सबसे पहला फायदा, रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब जब सरकार कोई काम करेगी तो सरकार तो जनता, सरकार की नजर में जनता सब बराबर है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। तो वो क्या करेगी? सारी चीजों को सब में बराबर बराबर बांटेगी। सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स गेट हाई प्रायोरिटी। अब सरकार जब कोई चीज बनाएगी तो पहले क्या बनाएगी? पहले यही देखेगी ना, पहले लोगों की जरूरतें पूरी हों। ऐसा आराम तो बाद में देखा जाएगा।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज पॉसिबल। सरकार जब कोई काम करेगी तो उसे बहुत लंबी सोच के साथ कर सकती है, भैया अपने देश को आगे बढ़ाना है। बेसिक नीड्स ऑफ ऑल पीपल्स आर टेकन केयर ऑफ। जब सरकार कहीं पर काम करेगी तो लोगों की बेसिक नीड्स का भी ध्यान देगी। अब समझते हैं इस प्लांट इकोनॉमी का नुकसान क्या है। कंपटीशन इज वेरी लो, क्योंकि सारा काम सरकार ही कर रही है तो उसे डर ही नहीं होगा कि कोई दूसरा, अब समझ ऐसे समझ, पूरे मार्केट में सिर्फ तेरी अकेली दुकान है, तुझे कोई चिंता ही नहीं है। तुझे पता है जब कहीं सामान नहीं मिलेगा तो सब मेरे पास ही आएंगे। अब ना तो कस्टमर की इज्जत करेगा, ना तो अपने सामान की क्वालिटी बढ़ाएगा। तुझे पता है लोग आएंगे, मेरे पास आएंगे, खरीदेंगे, पैसा देंगे, लेके जाएंगे। तो क्योंकि सारा काम सरकार ही कर रही है, वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो वहां पर कोई नई इन्वेंशन नहीं होगी। क्यों करोगे मेहनत जब तुम्हें पता है लोग मेरे पास ही आएंगे। वहां कोई इन्वेंशन नहीं होगी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी, जाएंगे कहां? है ही वही एक, तो जाना ही वहीं पड़ेगा। पीपल डिपेंड हो जाएंगे बहुत ज्यादा किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। ये क्या है? इस प्लांट इकोनॉमी के डिसएडवांटेज हैं, उसके नुकसान हैं। अब अगला पढ़ते हैं मार्केट इकोनॉमी, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है भैया? मार्केट इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन मार्केट में बैठे लोग लेते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी दुकानें ना, कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, इसकी दुकान, उसकी दुकान, तो सारे डिसीजन दुकानदार खुद अपने ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता। तो मार्केट डिसाइड करती है कि उन्हें करना क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और प्राइस कितना रखना है, ये भी मार्केट ही डिसाइड करती है। और मार्केट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, चलो थोड़ा सा उसे अलग से समझते हैं। देख भाई, मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे। एग्जांपल समझते हैं। मान ले भाई आज हो गई बहुत ज्यादा बारिश, अब तू गया सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में क्या हुआ, बहुत सारे आम आ गए, लेकिन बारिश की वजह से लोग मार्केट में आए ही नहीं। तो अब देख, आम बहुत सारे आ गए, यानी इस आम की मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन खरीदने वाले लोग आए नहीं, यानी डिमांड क्या है? कम है, और सप्लाई क्या है? बहुत ही ज्यादा। अब दुकानदार सोचेगा ना, यार अगर आज नहीं बेचूंगा तो कल सड़ जाएंगे, पूरा नुकसान हो जाएगा। इस केस में दुकानदार क्या करेगा? अपना प्राइस हल्का सा कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आज डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, मान ले आज मार्केट से सारे आम खत्म हो गए, सिर्फ किसी एक दुकानदार के पास ही आम है, और आज सबको आम खाने की तलब लग गई, सारे लोग उसकी दुकान पे जाके खड़े हो गए, भैया मुझे आम दे दो, मुझे आम दे दो। अब दुकानदार पता है क्या करेगा? जो पहले 100 का बेच रहा था अब उसका दाम कर देगा 200, क्योंकि उसे पता है आज मार्केट में किसी के पास आम नहीं है, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो चीजों का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बोल समझ आया ना? मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं कि किसी चीज का प्राइस कितना होगा। अब अगली चीज अपने को पढ़ना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी। अब तुम बोलोगे भैया आपने बोला था मार्केट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट का रोल ही नहीं होता। होता है भाई, गवर्नमेंट का छोटा मोटा रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल होता है। देख, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भैया हम आप क्या है? कंज्यूमर हैं, हमें बचाती है। वरना जो दुकानदार है ना, ठग लेंगे, लूट लेंगे। जब भी तुम्हें लूट लेंगे तो जाओगे कहां? सरकार के पास जाओगे, कोर्ट में केस करोगे ना। तो इसे ही बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि आती है ना बहुत सारी मार्केट में, फेयर लवली क्रीम आ गई, भैया हम आपको बना देंगे गोरा। अरे कहीं नहीं हो रहा कोई गोरा, कस्टमर को पागल बनाया जा रहा है। तो कस्टमर को पागल ना बनाया जाए, कस्टमर को ठगा ना जाए, इसीलिए गवर्नमेंट आती है बीच में, उसके लिए कोर्ट बनाती है, अलग से नियम बनाती है, और इसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि गवर्नमेंट करती है। अगला है टैक्स कलेक्शन। अब ये भाई व्यापारी लोग मोटा छापते हैं, बहुत पैसा छापते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनसे थोड़ा सा टैक्स ले लेती है, ताकि उनके टैक्स से पैसे से आगे देश का थोड़ा बहुत काम कर सके। सेफ्टी रूल्स, अब गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे सेफ्टी रूल्स बनाती है कि भाई जो, अब तुमने देखा होगा स्ट्रीट फूड पे खाना कैसे बनाया जाता है, ऐसे गंदगी के साथ कैसे भी बना देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती ऐसे नहीं बनेगा जी, खाना पीना साफ सफाई से बनाओ, ऐसे गंदगी से मत बनाओ, लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे सेफ्टी रूल्स बनाती है। पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्राइवेट कंपनियों को अपने आप काम करना, उन्हें देश से क्या मतलब है? देश का भाई साहब बेड़ा गर्क कर देंगे और अपनी जेबें भर लेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है ना जी ना, अपनी जेब भरने के चक्कर में देश में पॉल्यूशन मत कर देना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? अभी बताया ना, अगर मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार हो तो उसे ही बोलते हैं मोनोपोली। अब क्योंकि वही एक ही दुकानदार होगा तो अपनी मनमर्जी चलाएगा, दादागिरी चलाएगा, भाई साहब दाम आसमान पहुंच जाएंगे, प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कभी मोनोपोली ना आ जाए, मार्केट में कम से कम 15-20 दुकानें रहें, ताकि
लोगों के पास ऑप्शन रहे, चॉइस रहे कि इसके पास ना सही तो उसके पास चला जाऊंगा। और जब ऐसा होगा तो दुकानदार दादागिरी नहीं करेगा, कस्टमर को प्यार से बोलेगा, आओ जी मैडम आओ, हमारे पास आ जाओ। समझ आ रहा है? अरे यार बच्चों, लाइट चली गई, तो जैसे ही लाइट आएगी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 2-3 स्लाइड और बची हैं, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेंगे और चीजें अपनी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे ही लाइट आएगी स्टार्ट कर देंगे। तो चलो भाई, लाइट आ चुकी है, तो फटाफट जो पार्ट रह गया था उसे करते हैं खत्म। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रिवेंट मोनोपोली तक बता दिया था कि गवर्नमेंट कैसे मोनोपोली को करती है प्रिवेंट। अब अगली चीज अपने को पढ़नी क्या थी भैया? अगली चीज पढ़नी थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो भैया एडवांटेज क्या है मार्केट इकोनॉमी का? चल देखते हैं, कलर चेंज करते हैं भाई साहब। हो गया, हाँ हो गया। तो मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर। भैया कंज्यूमर के लिए बहुत सारे चॉइस मिल जाएंगे। तुम मार्केट में जा, अगर 50 दुकानें हैं तो तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। अरे इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें जाऊंगा, ये रेट कम नहीं करेगा तो इस वाली दुकान में जाऊंगा। लेकिन अगर पूरी मार्केट में दुकान ही एक होगी तो कहां भागेगा? समझ आ रहा है? तो मार्केट में बहुत सारी दुकान होती है और जिसके कंज्यूमर के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। कंज्यूमर बोले तो ग्राहक, मैं और तू मार्केट में जाते हैं ना सामान खरीदने, तो कंज्यूमर इसे बोलते हैं। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब जब मार्केट में 50 दुकानें होंगी तो इन सब में आपस में होगा कंपटीशन, यार मुझे ज्यादा कस्टमर चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे कमाने। तो इसके चक्कर में सारे दुकानदार अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे जिससे कि ज्यादा कस्टमर उनके पास आए। तो मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वहां पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ेगी, इनोवेशंस होंगे। इनोवेशन मतलब लोग नए नए आइडियाज लेके आएंगे कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि ज्यादा लोग मेरे पास से आके सामान खरीदे, मैं ऐसा क्या बना दूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए। तो ये सारी एडवांटेज है किसकी? मार्केट इकोनॉमी की, जो कि नहीं मिलती थी कहां पे? प्लांट इकोनॉमी में। अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि लोग ना बड़े स्वार्थी होते हैं। तो मार्केट में लोगों को सिर्फ इससे मतलब है कि मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए। अब चाहे देश में कितना ही पॉल्यूशन क्यों ना हो जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान है मार्केट इकोनॉमी का। कि मार्केट इकोनॉमी में लोग क्या करते हैं? खुद तो पैसा कमा लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री का कूड़ा कचरा धुआं पॉल्यूशन छोड़ देते हैं देश में, आम जनता उसे सूंघती रहती है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? मार्केट इकोनॉमी का, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज। समझ आया? मार्केट इकोनॉमी पूरी हो गई यहां पर खत्म। अब अगली पढ़ते हैं भैया क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो जहां पर गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती हैं। अब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे? देख, मान ले गवर्नमेंट ने बनाई सड़क। गवर्नमेंट ने क्या बनाई? एक ऐसे सड़क बनाई, तो गवर्नमेंट ने अपने पैसे से बना दी सड़क। और प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? बनाएंगी गाड़ी। गाड़ियां चलेंगी कहां पे? इन सड़कों पे तो चलेंगी। तो जब गाड़ियां बनेंगी प्राइवेट कंपनियों की तो आम आदमी खरीदेगा, तो कमाई किसकी हुई? प्राइवेट कंपनी की। अब गाड़ियां चलेंगी सड़क पे ना, तो सरकार क्या करेगी? जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे भी टैक्स लेगी और जिन्होंने गाड़ियां बेची थी उनसे भी टैक्स लेगी। तो इस तरीके से सरकार को भी फायदा हुआ, कंपनी वालों को भी फायदा हुआ। तो दोनों ने मिल करके पैसा कमाया। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमा लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स। और उस टैक्स से पैसे से करती क्या है? वैसे करना तो जनता का भला चाहिए, पर नेताजी पहले अपनी जेब ही भरते हैं। तो जनता के लिए करना क्या चाहिए वो समझते हैं। तो करना तो ये चाहिए कि उन्हें रोड बनाने चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, और भी बहुत सारी पब्लिक के लिए सुविधाएं, जैसे बस हो जाए, ट्रेन हो जाए, जितना ज़्यादा पब्लिक के लिए बनाया जा सके उस टैक्स से, पैसे से। तो जो भी चीज़ें सरकार बनाती है आम जनता के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, उन सबको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। याद रहेगा मैंने क्या बोला था? गुड्स क्या होते हैं? जिन्हें टच कर सकते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होता है? वो चीजें जिन्हें सरकार बनाती है सबके लिए, जिसपे सबका अधिकार है। भाई जो रोड है ना, रोड पे हर कोई चल सकता, कोई ये नहीं बोलेगा मेरे बाप की रोड है इस पे मत आ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये था बाबू भैया क्या पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब आगे 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 आगे, हाँ
आगे पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। देख भाई 1991 में ना अपना देश थोड़ा पीछे था, देश थोड़ा पीछे की सोच पुरानी थी, सारे काम गवर्नमेंट ही करती थी, प्राइवेट कंपनियों को आने ही नहीं दिया जाता था, विदेशी कंपनियां देश में आती नहीं थी, तो जब सारे काम सरकार ही करती थी तो वही लुल्लू पुल्लू वाला काम होता था। जब प्राइवेट कंपनियां आती तो कंपटीशन बढ़ता तो क्वालिटी बढ़ती, इनोवेशंस होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो देश को लगा, उस समय नेताओं को लगा कि भैया देश चला जाएगा पीछे, तो उस समय कुछ बदलाव किए गए और इन बदलाव को ही कहते हैं रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? रिफॉर्म्स। और किए कब गए थे? 1991 में। तो देख, व्हाट बिग चेंजेस डिड इंडिया मेक इन 1991 टू द इकोनॉमी। क्या क्या चेंज किए गए? सबसे पहला चेंज, बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई, किसे? प्राइवेट कंपनीज को थोड़ी सी आजादी दी गई, भैया अपने मन मुताबिक काम करो ताकि तुम भी कमाओ, हमें टैक्स दो, हम भी कमाए, देश का भला करें। परमिशन वॉज गिवन टू फॉरेन कंपनीज टू कम इंडिया। अब विदेशी कंपनियों को इंडिया में बुलाया जाने लगा, भैया आप आ जाओ देश में, करो व्यापार, ताकि देश थोड़ा सा और तरक्की करे। कंपटीशन वॉज इंक्रीज। अब जब इतनी सारी कंपनियां आ गई तो कंपटीशन बढ़ गया तो हुआ क्या? कंपटीशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल वाज रिड्यूस्ड। तो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था मार्केट पर थोड़ा सा कम हुआ, क्वालिटी बढ़ी प्रोडक्ट की, कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर को फायदा हुआ। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई? इसका रिजल्ट हुआ कंपटीशन। ये चेंज करने के बाद, ये सारे चेंज करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ? उस समय रिजल्ट हुआ कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, और यहां पर जो इकोनॉमी थी अब हमारे देश की बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। यह कहानी है किसकी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 की। अब आगे एक आखिरी पार्ट बचा है, इकोनॉमिक सर्वे। क्या होता है भैया सर्वे? अभी तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होंगे जनगणना के लिए या फिर वोटिंग वाले के लिए आते होंगे ना जी, आपके घर में कितने लोग हैं, तो इसे ही बोलते हैं सर्वे, जहां पर लोगों का डाटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या करते हैं भाई? जैसे तुम्हारे घर में क्या होगा, मम्मी पापा क्या करेंगे? पूरे साल का खर्चे का हिसाब लेंगे, इतना पैसा यहां खर्च करा, इतना पैसा यहां खर्च करा, तो पूरा टोटल पैसा कहां फालतू खर्च करा, कहां काम का खर्च करा, कितना कमाया, कितना उड़ाया, कितना बचाया, यही सब होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो जब इसी को बड़े लेवल पर करते हैं, पूरे देश के लिए देखते हैं कि डाटा एनालिसिस करते हैं कि पूरे साल कितना फालतू खर्चा हुआ, कितना काम का खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, क्या फायदा, क्या नुकसान, तो यही कहलाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट कार्ड। ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जैसे कि तू स्कूल में जाके टेस्ट देता है, वहां पे फिर तेरा ऐसे रिपोर्ट कार्ड आता है, तो पता चलता है ना कि तू पास हुआ कि फेल हुआ, प्लस ए मिला कि सी मिला, क्या मिला। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे भी क्या है? रिपोर्ट कार्ड है। किसका? सरकार का, पूरे साल का, कि भैया इन्होंने क्या किया, देश के लिए काम करा कि अपनी जेब भरी है। ठीक है, इट टेल्स हाउ इंडियाज इकोनॉमी परफॉर्म इन द लास्ट ईयर। ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि पिछले बीते साल में इंडिया की इकोनॉमी ने कैसे काम करा, कितना कमाया, कितना लुटाया, कितना बचाया। दिस सर्वे टेल्स अबाउट, ये सर्वे हमें बताता क्या है कि हमने अपने देश में कितने रोजगार बढ़ाए, कितना इंप्लॉयमेंट बढ़ा, कितना इन्फ्लेशन। ये एक पॉइंट भूल गया था यार, ये बता देता हूं। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, और महंगाई आती कैसे है? सिंपल सा फंडा देख, महंगाई कैसे आती है? सबसे पहला तो मैंने फैक्टर प्रोडक्शन वाला बताया, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए, तो हो जाएगी महंगाई। बहुत अच्छा एग्जांपल समझ, अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ना, क्यों बढ़े? क्योंकि ईरान ने क्या करा, वो जो एक रास्ता था ना हॉर्मोज स्ट्रेट, उसे बंद कर दिया, तो सप्लाई रुक गई। जब पेट्रोल की सप्लाई ही नहीं है लेकिन डिमांड तो है ही ना, तो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो दाम बढ़ेंगे, और उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, बोले तो महंगाई। समझ आया? तो इस रिपोर्ट कार्ड से, इस इकोनॉमिक सर्वे से हमें पता चलता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। सर्विस सेक्टर के बारे में पता चलता है कि कितने सर्विस सेक्टर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितनी कमाई, फलाना ढिमकाना सब कुछ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कि कितना एक्सपोर्ट बोले तो जो माल हम अपने देश से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट जो हम बाहर से अपने घर ले आते हैं। जैसे कोई किसान है, वो क्या करेगा, गेहूं बेच देगा, ज्यादा है तो उसने एक्सपोर्ट किया, अब उसे चावल खरीदना है, चावल नहीं मान ले, उसे दवाइयां खरीदनी है, तो दवाइयां वो लेके आ रहा था, वो इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट बोले तो अपने देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट बोले तो देश से बाहर, देश से अंदर लेके आना। तो इस इकोनॉमिक सर्वे से हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाता है। और बाबू भैया इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म पूरा। अब तुम्हें करना क्या है, 2 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। मैं फटाफट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर एक सवाल कराने चल रहा हूं, तो मैं तो कराने चल रहा हूं, मैं तो नहीं रुक सकता, तुम वीडियो को रोक के रिवाइज कर लो। तो चल भाई शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा,
आंसर सबका दिया हुआ है, अब याद करना तेरा काम है, रटना नहीं है, मैं समझा दूंगा। याद तू कर लियो और याद कर लियो अभी अभी, स्कूल में जाकर टेस्ट दे, बढ़िया नंबर आएंगे, मस्त, ठीक है, मजा आएगा। तो पहला सवाल क्या है, व्हाई डू यू थिंक पीपल्स वांट्स कीप चेंजिंग? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि लोगों की इच्छाएं चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम के साथ? हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी? व्हाई कैन नॉट ऑल आवर वांट्स बी सेटिस्फाइड? सवाल यह है कि लोगों की इच्छाएं समय के साथ चेंज क्यों होती रहती हैं। दूसरा, कि ये जो इच्छाओं का चेंज होना है हमारे प्रोडक्शन पे क्या फर्क डालेगा। तीसरा इसमें सवाल यह है कि लोगों की सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की जा सकती हैं। तो देख भाई, लोगों की इच्छाएं समय के साथ क्यों बदलती हैं? क्योंकि भाई अभी तू छोटा है, तेरी एज बढ़ेगी, तेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो तेरी इच्छाएं भी तो बदलेंगी। आज तू साइकिल मांगता है, बड़ा होकर घोड़ा मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, बंगला मांगेगा, हवाई जहाज मांगेगा, तो तेरी जरूरतें समय के साथ बदलती जाएंगी। दूसरा, हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन? कैसे अफेक्ट होगा? भाई आज तू छोटा है तो साइकिल मांग रहा है, बड़े होकर के तो कोई दूसरी चीज मांगेगा, तो कंपनियों को भी तो देखना पड़ेगा कि भाई अब लोग क्या मांग रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन्हें अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो लोग मांगेंगे कंपनियां वही तो प्रोड्यूस करेंगी। अगला, सब लोगों की इच्छाएं क्यों पूरी नहीं की जा सकती? अरे बाबू भैया, रिसोर्स लिमिटेड है, बताया ना, रिसोर्स लिमिटेड है, तो सबकी इच्छाएं पूरी कर पाना मुमकिन नहीं, और इंसान की इच्छाएं कभी पूरी हो भी नहीं सकती। इंसान लालच का पुतला है, पुतला। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरा मांगना शुरू कर देगा, दूसरी पूरी होगी, तीसरा मांगेगा। सोच के देखो, अपनी धरती बर्बाद करके ससुरा चांद पे घर बनाने का सपना देखते हैं, ये है हम, तो कैसे पूरी होंगी इच्छाएं भैया? तो ये है पूरे सवाल का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग, हाउ डू यू थिंक दिस कांस्टेंट डिजायर फॉर मोर क्रिएट्स प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट? कह रहा है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं समय के साथ बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देख भाई, इंसान तो है लालच का पुतला, इच्छाएं कभी भरेंगी नहीं। अब अपने लालच का पिटारा भरने के लिए इंसान करता क्या है? पेड़ काटता है, जानवर मार देता है, किसी जानवर की सींग बेच देता है, तो किसी जानवर की चमड़ी बेच देता है। ये है बाबू भैया इंसान। तो इंसान इस कदर गिर जाएगा लालच को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट की पूरी ऐसी तैसी कर देगा, तो इससे नुकसान ही होगा, अपना इन्वायरमेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड, कि हम रिसोर्स को भी इस्तेमाल करें, तरक्की मतलब इच्छाएं भी पूरी हों और रिसोर्स भी बर्बाद ना हो, यानी इन्वायरमेंट भी बचा रहे और तरक्की भी होते रहे। तो यस, इसका तरीका है, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, मान ले मैंने कहीं से 2 पेड़ काटे घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो अब कायदे से मुझे 10 पेड़ लगा देने चाहिए फ्यूचर के बारे में सोचते हुए। अगर मैं कहीं से थोड़ा सा ले रहा हूं तो कहीं जाके रख भी दूं, या फिर अगर रिसोर्स यूज भी कर रहा हूं तो लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा, फालतू खर्च ना करूं, वेस्ट ना करूं, तो इसे बोलते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ये कंडीशन पूरी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यह है, कैन यू थिंक अ रिसोर्स इन योर रीजन दैट इज स्केयर बट यूज्ड वेस्टफुली? कि आप अपने देखो ना, अपने इलाके में, तुम्हारे इलाके में ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कम है बट फिर भी लोग उसे वेस्ट करते हैं? यार सबसे बड़ा एग्जांपल पानी, बहुत कम है। और ये मत कहना भैया बहुत पानी आता हमारे यहाँ, अबे गधो, शुद्ध पीने लायक पानी की बहुत कमी है और लोग अब भी उस पानी को वेस्ट करते हैं। तुम भी तो घंटे नहाते होगे, पानी को ऐसे फेंक देते होगे। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शुद्ध पानी ना पीने की वजह से मर जाते हैं। तो ये इस सवाल का आंसर होगा, हाउ कुड इट मैनेज? अब तुम बताओ, लोग पानी को वेस्ट करते हैं, शायद तुम भी करते होगे, तो कैसे मैनेज करोगे? ये आंसर तो तुम्हें दे देना है। पूरा आंसर यहाँ पे लिखा है, जो मैंने बोला वही है, इसे पूरा पढ़ लेना है, याद कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भैया अगला सवाल क्या है, विच इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट, प्लान्ड और मिक्स्ड, डू यू थिंक गिव्स पीपल द मोस्ट फ्रीडम? कि हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े, प्लान्ड, मार्केट, इकोनॉमिक, इन तीनों में से कौन आम आदमी को ज्यादा आजादी देता है? तो यार सबसे बढ़िया तो मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं चाहे यहां से लूं, वहां से लूं, वहां से लूं, कहीं से लूं, बहुत सारे ऑप्शन। मुझे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, वहां सस्ता सामान मिलता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड व्हाई? कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है
जहां पर इनोवेशन ज्यादा होंगी। और क्यों? अब कई लोगों को लग रहा होगा मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन होगा तो इनोवेशन ज्यादा होंगी, लेकिन नहीं। मार्केट इकोनॉमी में इनोवेशन तो होंगे, लेकिन वो पता है वो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपने भले के लिए ना देश का बेड़ा गर्क कर देंगी। तो हम जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, तो यहां पर इनोवेशन भी होगी और देश का भी ध्यान रखा जाएगा, ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। Critically examine why a pure economic system really exists in reality, assess the limitations of the such system and justify a mixed economy is often considered as the more practical and effective approach। अब कह रहा है कि क्यों ऐसी कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है जो मतलब हर एक इंसान की इच्छाओं को पूरा कर दे, हर एक इंसान के सारे सवालों का जवाब दे, सारी चीजों को मतलब फुलफिल कर दे। और हम इस केस में मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं? देख भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या, इन्वेंशंस भी होती हैं, लोगों के पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं और चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहती हैं, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो यह है पूरा इसका आंसर। तुम्हें पढ़ लेना, याद कर लेना। कई बच्चे डर रहे होंगे, भैया इतने बड़े बड़े आंसर। देख यार, बड़े आंसर इसलिए दिए हैं, अब अगर तेरे पेपर में 1 नंबर का सवाल आए तो छोटी सी लाइन लिख दियो, लेकिन 4 नंबर का सवाल आए तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये तो अपने हिसाब से देख लियो कितने नंबर का सवाल आ रहा है। तुझे मैंने समझा दिया ना, तुझे बस समझना है, रटना नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुझे थोड़ा सा याद हो जाए, थोड़े वर्ड्स मिल जाए पेपर में लिखने के लिए। एसएसटी रटी नहीं जाती है, समझ लो, अपने आप बना के लिख दो कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ स्टूडेंट हैज 100 रुपीज एंड मस्ट चूज बिटवीन बाइंग अ नोटबुक और सेविंग द मनी फॉर बाइंग अ टेनिस रैकेट लेटर। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट के पास क्या थे, 100 रुपए थे। अब या तो वो नोटबुक खरीद लिया, 100 रुपए को बचा ले, लेकिन बाद में उसने क्या करा, एक टेनिस रैकेट खरीद लिया। अब बोला है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक कंसेप्ट इससे एक्सप्लेन किया जा रहा है? तो यहां पर भैया एक्सप्लेन हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने क्या बोला था कि जब तुम किसी एक चीज को चुनो और दूसरी को छोड़ दो, तो जो तुम छोड़ देते हो उसकी वैल्यू ही क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बारे में नीचे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसे समझ लेना और कर लेना अपना याद। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्रूव? ये कह रहा है कि अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अच्छे से समझ लें तो हमारी इकोनॉमी में वो कैसे हेल्प कर सकता है। देख भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? मान ले तू गया मार्केट में, है ना, अब तेरे सामने एक सोने का सिक्का था, एक था नॉर्मल सिक्का। अब तूने क्या करा, सोने का सिक्का छोड़ दिया और तू नॉर्मल पीतल का सिक्का लेके आ गया। क्या ये समझदारी का काम था? तूने जो छोड़ा उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो अगर तुझे ये समझ होती कि मैंने जो छोड़ा है वो ज्यादा वैल्यू वाला है, तो तेरा नुकसान नहीं होता ना। तो यही चीज है, क्या छोड़ना है, मुझे उसकी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जो मैं छोड़ रहा हूं उससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर मुझे चीजें पता होंगी तो मेरी इकोनॉमी बहुत बेहतर चलेगी, मेरा पैसा सही रहेगा, देश तरक्की ज्यादा करेगा। यही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये मत बोलना कि भैया आप जल्दी जल्दी करा रहे हो। अबे तुम ही लोग कहते हो ना कि भैया छोटा लेक्चर लाओ, ज्यादा लंबा लेक्चर देखा नहीं जाता, समझाने वाला पार्ट अच्छे से समझाया ना। ये तो क्वेश्चन है यार, समझा रहा हूं, याद कर ले। कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस बी मेड विदाउट रिलायबल डाटा? क्या बिना किसी डाटा के अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा सकते हैं? भाई अगर तेरे पास तेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा तो तुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे काम करना है, साइंस पर मेहनत करनी है कि मैथ्स पे मेहनत करनी है कि सोशल साइंस पे मेहनत करनी है? जब तेरे पास तेरा रिपोर्ट कार्ड होगा तभी तुझे पता चलेगा कि भैया सोशल साइंस पे ज्यादा मेहनत करनी है, हल्के में ले रहा था, नंबर थोड़े कम आए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर भी जब हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होगा तो मुझे पता होगा यहां पर कमी हो रही है, यहां पर ज्यादा काम करना है। ठीक है, समझ गया? तो ये होगा इस सवाल का आंसर। अब तू इसे देख लियो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एनालाइज हाउ अ कंट्री प्रेजेंट इकोनॉमिक चॉइसेस कैन शेप इट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर। कह रहा है कि कैसे अगर आज मैं कोई इकोनॉमिक डिसीजन लूं तो कैसे हमारा आने वाला कल तय करता है। मान ले भाई मैं क्या करूं, अगर मैं तो नहीं करूंगा ऐसा कभी, हमारे देश के जो नेता हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं पता। मान लो आज वो डिसीजन ले लें कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे, और वो क्या करें, स्कूल ना बना करके दुनिया भर की चीजें अपने बेटों के लिए अच्छी प्रॉपर्टी बना रहे हैं और स्कूल तुड़वा दें, स्कूल ना बनाएं, तो इसका नुकसान क्या होगा? आने वाले समय में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे देश के। जब देश के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और देश हमारा हो जाएगा पीछे। तो एक डिसीजन जो आज लिया गया इसका नुकसान आने वाले कल में होगा। यही ये सवाल था और जो मैंने बताया यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आगे, और शायद ये आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल का जवाब तुझे देना है क्योंकि ये सवाल
बहुत आसान है, तुम्हें खुद से पढ़ना है क्योंकि ये सवाल है ही तुम्हारे लिए। इसे खुद से पढ़ोगे और खुद से अपने सवाल का आंसर दोगे। और अब बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ, और ये है हमारी आखिरी स्लाइड। कुछ नहीं है, देखो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। एसएसटी रटने के लिए होती नहीं है, सीखने के लिए होती है। अब तुम समझो, एक छोटा सा मैसेज। देखो बच्चों, हर जगह फाइनेंशियल कंडीशन बोले तो पैसे की कंडीशन अलग होती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनके पास कितने पैसे। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते हैं, आप उनसे बहुत सारी जिद करते हो औरों को देख करके, यार उसके पास तो ये वाला फ़ोन है, वो यहाँ घूमने गया, मुझे जाना है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर पापा के पास पैसे नहीं है तो आपको फालतू की जिद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, उन्हें भी सोचना पड़ता है। आपको पता नहीं होगा, आपके मम्मी पापा आपके लिए अपने बहुत सारे सपनों को छोड़ देते हैं। उनका भी मन करता है मूवी देखने का, उनका भी मन करता है लद्दाख मनाली घूमने का, लेकिन वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं वहाँ गया तो पैसे खर्च हो जाएंगे, वो पैसे हम बच्चे की पढ़ाई पर लगाएंगे। समझ आ रहा है? तो फालतू की जिद नहीं करनी है, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी है। और आज एक और ख़ास बात, आप लोग अपने मम्मी पापा के बारे में एक एक अच्छी बात कमेंट में लिखोगे, जो भी आपको अच्छी लगती है। मुझे पता है सबके मम्मी पापा उनके लिए बेस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो एक एक अच्छी बात अपने मम्मी पापा के लिए कमेंट में जरूर लिख के जाना है। तो चलो भाई साहब, चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। और हाँ, एसएसटी का लेक्चर आएगा जरूर, परसों आ रहा है, ठीक है? तो 15 दिन के अंदर पूरे एसएसटी खत्म करेंगे, मैथ्स खत्म करेंगे, साइंस खत्म करेंगे। आपके दीपक भैया लगे पड़े हैं भाई साहब। नाराज मत हो जाना कि दीपक भैया का लेक्चर लेट आ रहा है, नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दीपक भैया तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लेक्चर बना रहे हैं। तो जल्द ही दीपक भैया का भी लेक्चर आएगा, तो चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करना, तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और अब मिलेंगे किसी और लेक्चर।